दोस्तों आज कहानी उस मुकाबले की जब भारतीय टीम के बब्बर शेर कप्तान सौरभ गांगुली ने अंग्रेजों के घर में घुसकर लॉर्ड के मैदान पर क्रिकेट की जंग में इंग्लैंड को धूल चटाकर अंग्रेजों की छाती पर चढ़कर तिरंगा लहराकर उनसे सैकड़ों सालों के गुलामी का बदला लिया। दोस्तों ये कहानी है 3 फरवरी 2002 की, जब भारत का बच्चा बच्चा इंग्लैंड टीम से मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में मिली शर्मनाक हार के बाद अंग्रेजों से बदला लेने के लिए बेताब था। ये कहानी है 3 मार्च 2002 की, जब भारत और इंग्लैंड के बीच 5 एक दिवसीय मैचों की सीरीज का फाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा था और भारतीय टीम को आखिरी 3 गेंद पर जीत के लिए 2 रन चाहिए था और इंग्लैंड की तरफ से आखिरी ओवर लेकर आए एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने आखिरी के 3 गेंद पर 2 विकेट लेकर भारतीय टीम को यह मुकाबला शर्मनाक तरीके से हराकर अपनी टी शर्ट हवा में लहराकर ग्राउंड के चारों तरफ न सिर्फ नंगा नाच किया बल्कि भारतीय टीम और समूचे भारतवर्ष का मजाक बनाया था। और फ्लिंटॉफ की इसी हरकत से नाराज भारत के बच्चे बच्चे के साथ समस्त भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड और फ्लिंटॉफ से बदला लेने के लिए बेताब थी। एंड्रयू फ्लिंटॉफ के इस दर्दनाक घाव से पागल हो चुकी भारतीय टीम जब प्रतिशोध की आग में धधक रही थी तो इस बीच इंग्लैंड में नेटवेस्ट सीरीज होनी थी और इस सीरीज के लिए भारतीय टीम इंग्लैंड की सरजमी पर अपने मन में प्रतिशोध की ज्वाला लेकर दाखिल हो चुकी थी। तारीख 13 जुलाई 2002 लॉर्ड के मैदान में इस नेट वेस्ट सीरीज का फाइनल मुकाबला खेला जाना था। हजारों दर्शकों से लॉर्ड का ये खचाखच भरा हुआ मैदान जो अंग्रेजों के वर्चस्व को कायम कर रहा था, जहां पर अंग्रेज पिछले 10 साल से कोई भी मुकाबला नहीं हारे थे किसी भी एशियाई टीम के साथ। लेकिन भारत और इंग्लैंड के बीच मैच शुरू होने से पहले किसे पता था कि आज इस नेट वेस्ट सीरीज के फाइनल मुकाबले में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका गवाह इतिहास होगा, जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। एक ऐसा मुकाबला उस दिन भारत और अंग्रेजों के बीच खेला गया जिस मुकाबले में रोमांच की प्रकाष्ठा को पार करते हुए क्रिकेट के इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गया। उस दिन भारतीय टीम ने उस मैदान में एक ऐसा इतिहास लिखा था जिसकी गाथा, जिसके अदम्य शौर्य को परिभाषित करना आसान शब्दों में आसान नहीं होगा। और इसी इतिहास की गाथा को लिखने के लिए अंपायरों के साथ दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर टॉस के लिए जाते हैं। टॉस के दौरान इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन के चेहरे पर मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में मिली जीत का अहंकार, तो वहीं भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली के चेहरे पर मुंबई में मिली शर्मनाक हार और एंड्रयू फ्लिंटॉफ की उस हरकत से मिले दर्दनाक घाव का प्रतिशोध लेने का जज्बा झलक रहा था। ऐसे में जब टॉस हुआ तो टॉस इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन के पक्ष में गिरा और नासिर हुसैन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इंग्लैंड की तरफ से ओपन करने आए मार्क ट्रेस कॉथिक और निक नाइट और भारतीय टीम की पारी की शुरुआत की आशीष नेहरा ने। इंग्लैंड टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज पहले ही ओवर से भारतीय टीम के गेंदबाजों पर किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़ते हैं। लेकिन इसी बीच जब अपने कोटे का दूसरा और टीम का चौथा ओवर लेकर आए जहीर खान, और जहीर खान ने अपने ओवर की तीसरी ही गेंद पर इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज निक नाइट को बोल्ड करके जहीर ने भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई। महज 20 रनों के स्कोर पर इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज निक नाइट के आउट हो जाने के बाद भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली और समूचे भारतीय क्रिकेट फैंस को लगने लगा कि वो अब संपूर्ण अंग्रेजी बल्लेबाजी खेमे को तहस नहस कर देंगे। लेकिन 20 रनों के निजी स्कोर पर इंग्लैंड के पहले विकेट के पतन के बाद इंग्लैंड को मुश्किल परिस्थितियों से निकलने के लिए अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आया भारतीय टीम का सबसे बड़ा दुश्मन, इंग्लैंड टीम का वो खिलाड़ी जिसका नाम था नासिर हुसैन। नासिर हुसैन के मैदान में एंट्री के बाद संपूर्ण लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड में एक ही शोर था, नासिर नासिर नासिर। अपने इस ग्रैंड एंट्री के साथ वो शख्स, वो भारतीय टीम का दुश्मन जब मैदान में आया तो उसने इशारों इशारों में ही भारतीय टीम और भारतीय टीम के गेंदबाजों को ये बता दिया कि कोई आम शख्स नहीं है, ये वो शख्स है जो बड़े से बड़े मुकाबले को अपनी एक हुंकार से पलट देता था। ये उस दौर का वो खिलाड़ी है जिसकी कप्तानी के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय टीम को अनेकों घाव और अनेकों तकलीफ दी थी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इंग्लैंड की तरफ से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन ने इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज मार्क ट्रेस कॉथिक ने शुरुआत के 10 ओवरों में संभालकर बल्लेबाजी करते हुए पहले इंग्लैंड के स्कोर को 60 रनों के पार पहुंचाया।
उसके बाद इंग्लैंड के इन दोनों बल्लेबाजों ने लॉर्ड के इस मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों पर ऐसा कहर बरसाया कि इतना कहर तो गुलामी के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों पर भी नहीं बरसाया होगा। मैदान का कोई कोना नहीं बचा जहां पर नासिर हुसैन और मार्क ट्रेस कॉथिक ने गेंद को ना भेजा हो। नासिर हुसैन और मार्क ट्रेस कॉथिक के भीषण बल्लेबाजी से आज पूरा लॉर्ड का ये क्रिकेट ग्राउंड का कोना कोना थर्रा रहा था। अंग्रेजी टीम के इन दोनों बल्लेबाजों के भीषण प्रहार से भारतीय टीम के गेंदबाजी खेमे में हाहाकार मच चुकी थी। भारतीय फील्डर इन दोनों अंग्रेजी बल्लेबाजों के भीषण प्रहार से दर्शन मात्र बनकर रह गए थे। मैदान में उनका काम बस यही था कि गेंद भारतीय गेंदबाजों के हाथों से छूटते ही बैट पर लगने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती थी और भारतीय खिलाड़ियों का काम गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर उठाकर गेंदबाज तक पहुंचाना और अगली गेंद पर फिर यही सिलसिला। इंग्लैंड टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने भीषण बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। इस दौरान मार्क ट्रेस्ट कॉथिक ने अपना शतक पूरा किया, लेकिन शतक पूरा करने के बाद जब इंग्लैंड टीम का स्कोर 227 रन था तब भारतीय टीम की तरफ से पारी का 36वां ओवर लेकर आए अनिल कुंबले ने इंग्लैंड टीम के शतक वीर मार्क ट्रेस कॉथिक को बोल्ड करके भारतीय टीम को थोड़ी राहत की सांस दिलाई। भारतीय खेमा कॉथिक को आउट करके जश्न मना रहा था, लेकिन भारतीय टीम की ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि कॉथिक के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के नासिर हुसैन से भी बड़े दुश्मन एंड्रयू फ्लिंटॉफ, जो नींद में भी भारतीय टीम और भारतीय को हमेशा नीचा दिखाने की सोच रखता था, जैसे भारतीयों ने उसकी किसी जागीर पर कब्जा कर लिया हो, जिसका प्रतिरोध वो बार बार हमेशा लेना चाहता था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मार्क ट्रेस कॉथिक को आउट करने के बाद भारतीय टीम और भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली को लगा था कि वो मैच में वापसी कर लेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। कॉथिक के आउट हो जाने के बाद फ्लिंटॉफ ने नासिर हुसैन के साथ मिलकर भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। क्या जहीर खान, क्या आशीष नेहरा, क्या अनिल कुंबले, क्या हरभजन सिंह। भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने अपनी तरकश के सारे तीर चला दिए, लेकिन बाउंड्री का ऐसा कोना नहीं बचा जहां पर फ्लिंटॉफ और नासिर हुसैन ने गेंद को ना भेजा हो। इस दौरान नासिर हुसैन ने पारी के 45वें ओवर में अपना शतक पूरा किया और इंग्लैंड की टीम के स्कोर को 300 रनों के करीब पहुंचा दिया। पारी के 48वें ओवर में जब इंग्लैंड का स्कोर 312 रन था, तब नासिर हुसैन 115 रन बनाकर आशीष नेहरा की गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन चले गए, लेकिन तब तक वो इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। नासिर हुसैन के 115 रन और मार्क ट्रेस कॉथिक के शानदार शतकीय पारी, तो वहीं फ्लिंटॉफ के महज 29 गेंदों पर 46 रनों की विस्फोटक पारी के बदौलत इंग्लैंड ने भारतीय टीम को निर्धारित 50 ओवरों में 326 रनों का लक्ष्य दिया। लॉर्ड के मैदान में 326 रनों का स्कोर अब तक का इस मैदान का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर था। 326 रनों का यह स्कोर अंग्रेजी बल्लेबाजों के उस आतंक का गवाह था जो भारतीय गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटा था। इंग्लैंड टीम के द्वारा बनाए गए इस 326 रनों के विशाल का स्कोर को देखकर इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन के साथ पूरी टीम में जश्न का माहौल था, क्योंकि उनकी नजरों में जो टीम अपने होम ग्राउंड पर बैक टू बैक 255, 271 रन ना बना पाई हो, वो टीम इंग्लैंड में कैसे 326 रनों का स्कोर चेस कर पाएगी। इंग्लैंड के साथ साथ भारतीय क्रिकेट फैंस और पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडितों को अब लगने लगा था कि जो भारतीय टीम अपने घर में अंग्रेजों की घातक गेंदबाजी के सामने 271 रनों का टारगेट भी नहीं चेस कर पाई, वो भला अंग्रेजों के अभिमान, अंग्रेजों के घमंड लॉर्ड के क्रिकेट ग्राउंड में कैसे 326 रनों का स्कोर चेस कर पाएंगे। जिस अंग्रेजी टीम में एंड्रयू फ्लिंटॉफ, एंड्रयू कैडिक और पॉल कॉलिंगवुड जैसे रफ्तार के वो सौदागर गेंदबाज थे, जिनके सामने मैदान पर बल्लेबाजी करना तो दूर की बात है, उनके सामने क्रीज पर खड़े रहना भी मुश्किल था। ऊपर से लॉर्ड का ये ग्राउंड जो अंग्रेजों के वर्चस्व को कायम रख रहा था, जहां अंग्रेज पिछले 10 साल से कोई मुकाबला नहीं हारे थे। दुनिया की नजरों में यह लक्ष्य असंभव लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ टीम इंडिया और टीम इंडिया के कप्तान, जिनके मन में मुंबई के ईडन गार्डन मैदान में अंग्रेजों से मिली शर्मनाक हार और फ्लिंटॉफ के द्वारा दिए गए वो जख्म रह रहकर कप्तान गांगुली समेत पूरी टीम का जीना हराम कर रहा था और गांगुली समेत पूरी टीम प्रतिशोध की आग में धधक रही थी। ऐसे में अंग्रेजों के विशालकाय लक्ष्य को भेदने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने आए वीरेंद्र सहवाग और उनके सामने स्वयं भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली। भारतीय टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाजों को देखकर, खास करके सौरभ गांगुली को देखकर अंग्रेजी टीम के घातक तेज गेंदबाज इन दोनों पर आक्रमण करने के लिए भूखे शेर की तरह पूरी तरीके से तैयार थे और इन सब में सबसे आगे था
द डेंजरस मैन, अहंकारी रफ्तार का सौदागर एंड्रयू फ्लिंटॉफ। फ्लिंटॉफ ने जैसे देखा कि ओपनिंग के लिए भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली आ रहे हैं तो उसने अपने कप्तान नासिर हुसैन से कहा कि कैप्टन, मेरा शिकार आ रहा है, गेंदबाजी मैं करूंगा। मैं इसको पहले ओवर में आउट नहीं बल्कि इसका सर फोड़कर इसे रिटायर्ड हेड करके भेजूंगा। और फिर शुरू हुआ वो ऐतिहासिक मुकाबला। इंग्लैंड की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आए एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने अपने पहले ओवर में भारतीय टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों पर अपने रफ्तार के अहंकार में भीषण प्रहार आरंभ कर दिया। फ्लिंटॉफ का आक्रमण इतना भयानक था कि पहले ही ओवर में भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों को रन बनाना तो बड़ी दूर की बात है, अपना सर बचाना भारी पड़ रहा था, जिसकी वजह से पहले ओवर में महज 1 रन बने। पहले ओवर से ही अंग्रेजी टीम के इन खूंखार गेंदबाजों के इस दर्दनाक आक्रमण को देखकर मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे सौरभ गांगुली, वीरेंद्र सहवाग के साथ साथ ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी भारतीय खिलाड़ियों को ये लगने लगा कि आज अंग्रेज सिर्फ ये मैच नहीं बल्कि भारतीय टीम की जान लेना चाहते हैं। ऐसे में जब पारी के पहले ओवर की समाप्ति हुई तब सौरभ गांगुली ने वीरेंद्र सहवाग से जाकर बात करते हुए कहा कि वीरू, आज जान जाए या रहे परवाह नहीं, लेकिन आज अंग्रेजों के इस सरजमी पर अंग्रेजों को हराकर उनसे सैकड़ों सालों के उस अत्याचार, उस गुलामी का बदला लेना है जो उन्होंने भारतीयों को दिया था। दादा के इतना कहने के बाद वीरेंद्र सहवाग के अंदर धर्मपाजी वाली भावना जाग गई। वीरेंद्र सहवाग ने पारी के दूसरे ही ओवर में गेंदबाजी करने आए पॉल कॉलिंगवुड के ओवर की तीसरी गेंद पर खूबसूरत चौका लगाकर उस रण का आगाज कर दिया जिस रण का आगाज अंग्रेजों ने किया था। वीरू के बाद दादा ने भी अपने तरकश से शॉट निकालकर अंग्रेजी गेंदबाजों को ठोकना आरंभ कर दिया। 5 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया के स्कोर को 30 रनों के पार पहुंचा चुके थे, लेकिन दादा को अपनी बाउंसर से हॉस्पिटल पहुंचाने की मंशा रखने वाला एंड्रयू फ्लिंटॉफ पहले ओवर के बाद दादा को कहीं नजर नहीं आ रहा था। इसी बीच एक बार फिर से पारी का 7वां ओवर लेकर आया अंग्रेजी टीम का भागता हुआ तेज गेंदबाज पॉल कॉलिंगवुड। पॉल के इस ओवर में वीरेंद्र सहवाग ने बैक टू बैक 2 चौके और दादा ने एक गगनचुंबी छक्का लगाकर इस ओवर में कुल 15 रन ठोक दादा और वीरू ने इंग्लैंड टीम के कप्तान नासिर हुसैन को इशारों में ही समझा दिया कि आज वो अंग्रेजी टीम को खून के आंसू रुलाने वाले हैं। वीरेंद्र सहवाग और सौरभ गांगुली ने अंग्रेजी गेंदबाजों के आक्रमण पर पलटवार करते हुए शुरुआत के महज 7 ओवरों की समाप्ति तक ही भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। अब वक्त आ गया था जिसे दादा घंटों से ढूंढ रहे थे, जिससे भारत का बच्चा उस अपमान का बदला लेना चाहता था जो अपमान उसने भारतीय टीम को भारतीय सरजमी पर पिछली सीरीज हराकर अपनी टी शर्ट निकालकर नंगा होकर बेशर्मी का नाच करके भारतीयों का अपमान किया था। द डेंजरस मैन, रफ्तार का सौदागर, अहंकारी एंड्रयू फ्लिंटॉफ। दादा और वीरू के द्वारा अंग्रेजी गेंदबाजों की ठुकाई को देखकर द डेंजरस मैन, रफ्तार का अहंकारी फ्लिंटॉफ समझ गया था कि ठुकाई सबकी हुई है तो ठुकाई हमारी भी होगी। लेकिन एंड्रयू फ्लिंटॉफ की पहली गेंद पर दादा ने जो सम्मान दिया उसे देखकर फ्लिंटॉफ ये समझ गया कि दादा सब कुछ भूल गए हैं और उसे लगा कि एक बाप अपने बेटे को माफ कर चुका है। अपनी इसी भूल में फ्लिंटॉफ ने दादा को अगली गेंद बाउंसर मार दी। बेटे की इस बदतमीजी से नाराज दादा पहले ही तैयार थे। वो जानते थे अंग्रेज की इस कुटिल नीति को। दादा ने फ्लिंटॉफ के इस बाउंसर पर थोड़ा सा बैकफुट जाकर मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर दादा ने एंड्रयू फ्लिंटॉफ को यह एहसास दिला दिया कि आज करोड़ों भारतीयों के उस अपमान का बदला लेना है जो अपमान अंग्रेजों ने भारतीयों को दिया था। लेकिन दादा के इस गगनचुंबी छक्के से भी फ्लिंटॉफ समझने को तैयार नहीं था और उसने अपनी अगली गेंद दादा के पैरों पर मारनी चाहिए, लेकिन दादा ने कदमों का इस्तेमाल करके उस गेंद को भी बाउंड्री लाइन के बाहर का रास्ता दिखाया। बैक टू बैक 2 छक्के खाने के बाद दादा ने फ्लिंटॉफ के ओवर की बची अगली 4 गेंदों पर 2 चौके जड़कर इस ओवर में कुल 20 रन कूटकर दादा ने फ्लिंटॉफ के अहंकार के रफ्तार का प्रतिकार कर महज 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। दादा के बाद वीरेंद्र सहवाग ने भी विस्फोटक प्रहार प्रारंभ कर दिया। इस दौरान सौरभ गांगुली और वीरेंद्र सहवाग ने मैदान का कोई कोना नहीं छोड़ा जहां पर उन्होंने अंग्रेजी फील्डरों को दौड़ा कर नाच न नचाया हो। दादा और वीरू के इस विस्फोटक प्रहार से अंग्रेजी टीम में हाहाकार मच चुकी थी। दोनों बल्लेबाजों ने महज 14 ओवरों में ही भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। भारतीय टीम की स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे भारतीय टीम
ये मुकाबला 2-4 ओवर शेष रहते ही जीत जाएंगे। लेकिन तभी मैदान पर घटती है वो घटना जिसने करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल तोड़कर रख दिया। पारी के 15वें ओवर में सौरभ गांगुली 42 गेंद पर 10 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के सहित 60 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। दादा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं दिनेश मोंगिया। लेकिन भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली यानी दादा के आउट हो जाने के बाद अंग्रेजी गेंदबाज दादागिरी पर उतर आते हैं और वो भारतीय बल्लेबाजों पर अपने रफ्तार के अहंकार में कातिलाना अंदाज में प्रहार करना शुरू कर देते हैं। अंग्रेजी टीम के गेंदबाजों के इस कातिलाना प्रहार पर पहले शिकार वीरेंद्र सहवाग हुए, जो 49 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेलकर एशले ग्लिस की गेंद पर पवेलियन चले गए और वीरू के बाद दिनेश मोंगिया भी 15 गेंद पर महज 9 रन की पारी खेलकर रोनी लॉर्नी की गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। वीरू के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम की सबसे बड़ी आस क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, तो वहीं दिनेश मोंगिया के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़। लेकिन आज अंग्रेजी तेज गेंदबाजों के आक्रमण में भारतीय टीम की ये दीवार महज 5 रन बनाकर ढह गई, तो वहीं सचिन तेंदुलकर भी 19 गेंदों पर महज 14 रन बनाकर बोल्ड होकर पवेलियन चले गए। जिस भारतीय टीम का स्कोर 14 ओवरों की समाप्ति तक 106 रन था बिना किसी नुकसान के, उसी भारतीय टीम का स्कोर सौरभ गांगुली के आउट हो जाने के बाद अब 20 ओवर की समाप्ति तक 146 रन था और उसके 5 खिलाड़ी अंग्रेजों के आक्रमण से ढेर होकर पवेलियन जा चुके थे। अंग्रेजी तेज गेंदबाजों का आतंक उस दिन उस मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ा, जिसमें भारतीय टीम की मजबूत बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 326 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर जो भारतीय टीम को लगातार चुनौती दे रहा था, और उसी चुनौती के जवाब में वीरेंद्र सहवाग और सौरभ गांगुली की वो अद्भुत अविश्वसनीय विस्फोटक पारी जिसने भारतीय टीम को 14 ओवरों की समाप्ति तक 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। अब वही भारतीय टीम 146 रनों तक पहुंचते पहुंचते अपने 5 शूरवीरों को गंवाकर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। महज 146 रनों पर 5 विकेट गिर जाने के बाद अब भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ समूचे क्रिकेट साम्राज्य को लगने लगा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले में अंग्रेजों के आगे ढेर हो जाएगी। भारतीय टीम के 5 खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद अब मैदान पर आ चुके थे युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ, और अभी भी यहां से भारतीय टीम को जीतने के लिए 180 गेंदों पर 180 रनों की जरूरत थी। और मैदान पर थी वो नई नवेली जोड़ी जिसे क्रिकेट के मैदान पर कदम रखे बस जुमा 4 दिन हुए थे। युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आ रहे थे तो भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली अपनी टीम की इस हालत को देखकर अपना सब्र का बांध रोक नहीं पाए और रोते हुए मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह से बोले कि ऐ मेरे देश के जाबाजों, अब इस देश की आन बान शान और स्वाभिमान तुम्हारे ही हाथों में है। बचा लेना इस देश की शान को, इस देश की लाज को, मिटने नहीं देना इन गोरों के हाथों भारत के स्वाभिमान को। दादा की आंखों में आंसू देखकर युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने यह फैसला कर लिया कि आज इस लॉर्ड के मैदान में या तो भारतीय टीम के सर जीत का सहरा सजेगा या फिर इस मैदान में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाना है, क्योंकि एक क्रिकेटर के लिए क्रिकेट छोड़ना मरने के बराबर होता है। कुछ ऐसी ही सरफरोशी की तमन्ना लेकर जब युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तो उन्होंने पहले संभाल कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया और उसके बाद लॉर्ड के इस मैदान पर इन दोनों बल्लेबाजों ने सर पर कफन बांधकर अंग्रेजी टीम के तेज गेंदबाजों का सामना कुछ इस कदर करने लगे जैसे एक योद्धा जिसके मन में ना मरने का खौफ है और न मारने का भय। एक तरफ अंग्रेजों के घातक गेंदबाजों के आक्रमण और दूसरी तरफ इन गोरों के इस तूफानी आक्रमण का जिस दिलेरी के साथ भारतीय टीम की ये दोनों नौजवान खिलाड़ी डटकर मुकाबला कर रहे थे, उसे देखकर ये लग रहा था कि लॉर्ड के इस महासंग्राम में क्रिकेट का मैच नहीं बल्कि 1857 की जंग चल रही हो और इस जंग में दोनों सैनिक दल एक दूसरे को मारने और मिटने को तैयार थे। भारतीय टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाने के बाद युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने सर पर कफन बांधकर अंग्रेजी टीम के घातक तेज गेंदबाजों के रफ्तार के अहंकार का प्रतिकार करना
प्रारंभ कर दिया। इस दौरान मैदान का कोई भी कोना नहीं बचा जहां पर भारतीय टीम के इन दोनों नौजवान खिलाड़ियों ने अंग्रेजी गेंदबाजों के तेज आक्रमण का प्रतिकार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर ना भेजा हो। युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की इस बल्लेबाजी को देखकर टीम इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन और उनकी पूरी सेना के साथ साथ समूचे इंग्लैंड को यह एहसास हो गया था कि आज ये दोनों खिलाड़ी अंग्रेजों के गुलामी का बदला चुन चुन कर लेंगे। ऐसा ही कुछ कर रहे थे भारतीय टीम के ये दोनों सूरमा। इन दोनों की बल्लेबाजी से इंग्लैंड के फील्डर बस दर्शक मात्र बनकर रह गए थे, क्योंकि इधर गेंदबाजों के हाथ से गेंद छूटती और बैट पर लगने के बाद गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंच जाती थी। इस दौरान युवराज सिंह ने महज 45 गेंदों पर 8 चौके और 1 छक्के की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन जब पारी के 42वें ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 267 रन था, इस दौरान इंग्लैंड के तेज गेंदबाज पॉल कॉलिंगवुड की गेंद पर युवराज सिंह कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। युवराज सिंह ने आउट होने से पहले 63 रनों की पारी खेली थी। युवराज सिंह के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम जो संघर्ष करते हुए क्रिकेट के इस महासंग्राम में अब किसी महायुद्ध का रूप ले चुका था, उस महायुद्ध में भारतीय टीम की जीत की उम्मीद युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ पर थी। लेकिन युवराज के आउट हो जाने के बाद ऐसा लगने लगा कि अब भारतीय टीम का सूरज अस्त हो जाएगा। आउट हो जाने के बाद युवराज सिंह जब मैदान को छोड़ रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने जाते जाते मोहम्मद कैफ से कहा कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। युवराज सिंह को पवेलियन जाता देख दादा के साथ साथ मोहम्मद कैफ भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। इस दौरान मोहम्मद कैफ ने सोच लिया कि आज दादा और युवराज सिंह की इस पारी को बेकार नहीं जाने देंगे, सर कटा देंगे, लेकिन अपने वतन को आज शर्मिंदा नहीं होने देंगे। सरफरोशी की यही तमन्ना लेकर मोहम्मद कैफ मैदान पर डट जाते हैं। युवराज सिंह के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए हरभजन सिंह अभी भी यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 59 रनों की जरूरत थी बचे हुए 8 ओवरों में। मोहम्मद कैफ ने डिसाइड किया कि ज्यादातर वो स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, क्योंकि कैफ ही भारतीय टीम की आखिरी उम्मीद थे, जिनको रन बनाने के साथ साथ भारतीय टीम के विकेट को भी बचा कर रखना था। इस दौरान मोहम्मद कैफ ने हरभजन सिंह से कहा कि आप सिंगल लेकर खेलो और ज्यादातर स्ट्राइक मुझे दो। हरभजन सिंह ठहरे पंजाब के भारतीय शेर। उन्होंने पारी के 46वें ओवर में एंड्रयू फ्लिंटॉफ को जोरदार छक्का जड़कर हरभजन सिंह ने भारतीय टीम के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचाकर भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली और मोहम्मद कैफ के साथ साथ पूरी इंग्लैंड टीम को यह एहसास दिला दिया कि जब बात आती है देश की शान की तो उस पर मर मिटने के लिए पंजाबी शेर किसी से पीछे नहीं रहते। हरभजन सिंह और मोहम्मद कैफ की इस पारी को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों आज भारत की नैया को पार लगा देंगे। लेकिन इसी बीच फ्लिंटॉफ की गेंद पर हरभजन बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन आउट होने से पहले हरभजन सिंह ने अपनी छोटी सी पारी से मोहम्मद कैफ के इस संघर्ष में जान डालने का काम किया। हरभजन सिंह आउट हुए तो उस समय भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 15 गेंदों पर 12 रन और क्रीज पर थे मोहम्मद कैफ। सब कुछ आसान लग रहा था, लेकिन हरभजन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए अनिल कुंबले भी फ्लिंटॉफ के इसी ओवर में 2 गेंद डॉट होने के बाद अगली गेंद पर आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। लगातार 2 विकेट गिरने के बाद समूचा भारतीय खेमा सहम सा गया। फ्लिंटॉफ का आतंक उस ओवर में चरम पर था, जिसमें पड़कर एक बार फिर भारतीय टीम की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। लेकिन अंग्रेजी टीम की जीत और भारतीय टीम की हार के बीच एक दुबला पतला सा नौजवान अभी भी सीना तान कर खड़ा हुआ था, जिसका नाम था मोहम्मद कैफ, जिसे अंग्रेजों से जीत के सिवाय कुछ नहीं चाहिए था, चाहे उसके बदले उसकी जान रहे या ना रहे। आज भारतीय टीम की जीत मोहम्मद कैफ को अपनी जान से भी प्यारी थी। मोहम्मद कैफ के अटल और दृढ़ निश्चय को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज मोहम्मद कैफ लॉर्ड के इस मैदान पर इतिहास लिखे बिना मानने वाले नहीं थे। अनिल कुंबले के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए जहीर खान और भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी ओवरों में चाहिए थे 6 गेंद पर 7 रन। ऐसे में इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन पारी का आखिरी ओवर पॉल कॉलिंगवुड से कराना चाहते थे, लेकिन एंड्रयू फ्लिंटॉफ अपने कप्तान से लड़ बैठा। उसने कहा कि गेंदबाजी मुझे करने दो, आज मैं इस कैफ नाम की बला को अपनी जानलेवा बाउंसर से मिट्टी में मिलाकर अपनी टीम को जीत दिला दूंगा। अपने इसी अहंकार में फ्लिंटॉफ पारी का आखिरी ओवर लेकर आता है और सामने थे मोहम्मद कैफ।
करोड़ों भारतीयों की आस। फ्लिंटॉफ ने अपने ओवर की पहली गेंद 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाउंसर मोहम्मद कैफ पर दे मारी, लेकिन पहले से ही तैयार मोहम्मद कैफ ने फ्लिंटॉफ की इस जानलेवा बाउंसर पर जोर से बल्ला घुमाया और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए थर्ड मैन को चीरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। कैफ के इस चौके से भारतीय खेमे में जश्न का माहौल था, लेकिन कहीं मत जाइएगा मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। अभी इस मैच का रोमांच बाकी है। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद गुस्से में तमतमाया फ्लिंटॉफ आग बबूला हो गया। उसने अपनी अगली गेंद 151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली और फ्लिंटॉफ की ये गेंद मोहम्मद कैफ के बैट का बाहरी किनारा लेते हुए फील्डर के हाथ में चली गई। लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन लेने का। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 4 गेंद पर 2 रनों की जरूरत थी। लेकिन जहां एक तरफ भारतीय टीम में जश्न का माहौल था, तो वहीं भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली के चेहरे पर चिंता की रेखाएं भी थीं, क्योंकि अब स्ट्राइक पर मोहम्मद कैफ नहीं बल्कि जहीर खान थे और उनके सामने था इंग्लैंड टीम का खतरनाक गेंदबाज फ्लिंटॉफ, जिसने मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम को 2 रन नहीं बनाने दिया था, 2 खिलाड़ियों को आउट करके, जिसकी वजह से भारतीय टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। और ऐसी ही कुछ आशा की उम्मीद लगाकर गुस्से से पागल होता जा रहा था फ्लिंटॉफ। अपने आक्रमण को और खतरनाक बनाकर उसने अपनी ओवर की तीसरी गेंद को जहीर खान को दे मारी। जहीर खान ने अपना बल्ला जोर से चलाया, लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ। जहीर खान को अपनी तीसरी गेंद डॉट करने के बाद अब फ्लिंटॉफ का अहंकार बुलंदियों को छू रहा था और इसी अहंकार में फ्लिंटॉफ ने अपनी अगली गेंद जहीर खान के बॉडी पर दे मारी। जहीर खान ने किसी तरीके से अपने आप को बचा लिया, लेकिन एक बार फिर परिणाम 0 ही हुआ। लगातार 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बना। अब यहां से जीतने के लिए 2 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत थी। समूचे भारतीय खेमे में अब जश्न का माहौल मातम में बदल चुका था। सभी को यह लगने लगा कि अब भारतीय टीम ये मुकाबला हार जाएगी। ऐसे में मोहम्मद कैफ नॉन स्ट्राइक से स्ट्राइक पर गए जहीर खान के पास और उन्होंने जहीर से कहा कि बैट गेंद में लगे या ना लगे भाई, लेकिन हमको रन भागना है, क्योंकि अब बात है करोड़ों भारतीयों के आत्मसम्मान की। रोमांच अपने चरम पर था। भारतीय दर्शक अब अपने नाखूनों को चबा चबा कर खत्म कर रहे थे। ऐसे में जब फ्लिंटॉफ ने अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली तो जहीर खान ने उस पर अपना बल्ला चला दिया और इस बार गेंद का संपर्क जहीर खान के बल्ले से हुआ और गेंद कवर के क्षेत्र में चली गई, जहां पर फील्डर ने मोहम्मद कैफ को रन आउट करने के लिए स्ट्राइक के स्टंप पर गेंद दे मारी। लेकिन मोहम्मद कैफ, जिन्होंने इस महासंग्राम में अपना सब कुछ निछावर करके अंग्रेजों से लोहा लेते रहे, उन्होंने इस रन को लेने के लिए अपनी पूरी जान झोंक दी। फील्डर ने थ्रो किया और थ्रो स्टंप पर ना लगते हुए स्क्वायर के क्षेत्र में चली गई। जहां पर 1 रन नहीं हो रहा था, वहां पर इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी जान जोखिम में डालकर 2 रन भागकर भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। मोहम्मद कैफ की इस अद्भुत अविश्वसनीय पारी और भारतीय टीम की जीत को देखकर इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों को यकीन नहीं हो रहा था। वो अपना सर पकड़कर लॉर्ड के ग्राउंड पर बैठकर और भारतीय टीम की जीत पर, भारतीय टीम की आन बान शान स्वाभिमान भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने लॉर्ड के उस बालकनी में खड़े होकर अपनी टी शर्ट निकालकर हवा में लहराकर फ्लिंटॉफ के द्वारा दिए गए उस जख्म का प्रतिशोध लिया, जो जख्म फ्लिंटॉफ ने वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम को हराकर अपनी टी शर्ट हवा में लहराकर करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली को दिया था। हाँ, मोहम्मद कैफ ने उस भारतीय टीम को वो अद्भुत अविश्वसनीय जीत दिला दी जिसकी कल्पना समूचे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर रहा था। और जिस भारतीय टीम का स्कोर 146 रनों पर 5 विकेट था, उस मुश्किल घड़ी में आकर मोहम्मद कैफ ने 87 रनों की अद्भुत पारी खेलकर मोहम्मद कैफ भारतीय क्रिकेट में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय टीम मोहम्मद कैफ की इस अविश्वसनीय पारी के लिए सदैव उनकी कर्जदार रहेगी। भारतीय टीम ने अंग्रेजों के घर में घुसकर लॉर्ड के उस मैदान में जो अंग्रेजों का गुरूर था, वहां अंग्रेजों को हराकर पूरी दुनिया को यह एहसास दिला दिया कि अगर घर में आकर आंख दिखाओगे तो हम तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। साथियों, मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह के इस संघर्षशील और ऐतिहासिक पारी को आप 10 में से कितना नंबर देंगे? वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और अगला वीडियो आप किस प्लेयर पर या किस पारी पर सुनना चाहते हैं, कमेंट में हमें ये भी बता सकते हैं। और चलते चलते हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।